उस लेवल को कैसे हाई करें, कैसे राइज करें कि उस लेवल तक हमारा भी आंसर राइटिंग पहुँचे और इंटरव्यू कॉल आए। तीनों का तो अपना अपना स्ट्रेटेजी, मैं अपना बता देता हूँ। मेरा मतलब मैंने ये देखा है कि मैक्सिमम लोग ये करते हैं कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन एक बेसिक स्ट्रक्चर है आंसर राइटिंग का, लेकिन बॉडी में क्या है लिखना है ये किसी को पता नहीं है। क्वेश्चन का जो डिमांड है मैक्सिमम लोग उसको समझते ही नहीं है कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। बस अब मान लीजिए कुछ पूछा फंडामेंटल राइट से रिगार्डिंग, तो कुछ फंडामेंटल राइट का अपना कुछ पार्ट होगा, लेकिन वो उसका जो फंडामेंटल राइट का नॉलेज है वो सारा का सारा आंसर राइटिंग में दिखा देगा, और क्वेश्चन पूछा फंडामेंटल राइट से कुछ और है। समझ रहे हैं बातों को? तो जरूरी है कि क्वेश्चन की डिमांड को समझना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन लीजिएगा, क्वेश्चन का 2 से 3 पार्ट होता है। इस बार के जेपीएससी में क्रिटिकल एनालिसिस भी है बहुत ज्यादा, क्वालिटी एंड पावर्ड सब लिखना सबको पता है। अब क्रिटिकल एनालिसिस सबको पता है, ठीक है, पार्ट है उसका, लेकिन कोई क्रिटिकल एनालिसिस किया ही नहीं है क्वेश्चन का, तो फिर उसको नंबर दिया कहां से जाएगा? क्रिटिकल एनालिसिस क्या होता है ये तो समझना पड़ेगा पहले, तब तो आप इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन उसके हिसाब से डालेंगे। तो इसका मतलब सबसे पहला जो प्रीरिक्विजिट हुआ वो हुआ क्वेश्चन के डिमांड को समझना। जब क्वेश्चन के डिमांड को आप समझेंगे तो उसकी आप फ्रेमिंग करेंगे कि इसमें मुझे डालना क्या क्या है, ठीक है। और उसके बाद जैसे आपने कुछ भी लिखा, मान लीजिए आपने डिमांड समझ लिया और आप लिख लिए, तो टेस्ट देने का फायदा तभी है जब आपको, जैसा राहुल भैया ने कहा कि टॉपर्स का कॉपी से ये अपनी कॉपी को कंपेयर कर दे। तो आपको मैंने सपोज करो कि मैं टीचर हूँ, मैंने रिमार्क्स दे दिया कि ये तुम्हारा यहाँ कमी है, ये तुम्हारा यहाँ कमी है। इसका मतलब तुमने क्या क्वेश्चन के डिमांड को समझा, उसकी कमी को मैंने बतला। अब जो है तुम टॉपर्स के कॉपी को जब देखोगे तो तुम अपनी कॉपी को कंपेयर करके ये समझ पाओगे कि इसने मेरे से क्या बेहतर लिखा, वहां से हम कहाँ कम। तो अगर क्वेश्चन के डिमांड को भी नहीं समझे हो तो वहां से कैच कर पाओ, तो धीरे धीरे आपका इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन इंप्रूव होगा। तो टेस्ट सीरीज से यही फायदा होता है, कंपैरिजन होता है, इवैल्यूएशन होता है, और तब इम्प्रूवमेंट होता है। बाकी आपको बताओ। एक और चीज़ है, जैसे जब हम लोग स्टार्ट करते हैं आंसर राइटिंग, तो हम लोग को पता नहीं होता है कि हम लोग जो आंसर लिखे हैं वो सही है, कैसा है, सही है नहीं है। तो शुरू में टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि आपके पास एक टाइम रहता है, उस टाइम में आपको आंसर अच्छा लिखना है, लेकिन वो आप तभी लिख सकते हैं अगर आपके पास अच्छा से कंटेंट हो। आप कुछ डायग्राम बना सकते हो, जैसे कुछ सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ज्योग्राफी में आप बिना मैप के बनाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले आप टाइम लेके लिखिए कि आप, जैसे एक क्वेश्चन है आपको एग्ज़ाम में, मान लीजिए यूपीएससी है तो उसमें आपको 7 से 8 मिनट मिलता है, और झारखंड है तो आपको करीब आधा घंटा मिलता है एक क्वेश्चन में। तो आप उसको टाइम को भूल जाइए, आप खुद से सोचिए कि हम इंटरनेट देख के, बुक्स देख के एक अच्छा आंसर लिख पाते हैं कि नहीं। आप वो अच्छा आंसर लिखिए, आपको 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, मतलब हम खुद का एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। हम स्टार्ट किए थे आंसर राइटिंग, उस टाइम पे हम ऐसे ही करते थे, सर बताए, एक क्वेश्चन मिला, उसके बाद हम घर पे आए और हम 5-6 घंटा बुक्स देखे और एक आंसर लिखे, और हमको खुद को लगा कि बहुत अच्छा आंसर लिखे हम, मतलब मज़ा आ गया आंसर लिख के। फिर उसको इवैल्यूएट करने के लिए दिए, और जब वो कॉपी मेरे पास वापस आया तो वो कॉपी कटा हुआ था कि ये तो पूछा ही नहीं गया था, ये आप क्या लिख दिए, और 0 मार्क्स था। तो उसके बाद हमको लगा कि अच्छा हाँ ये तो सही बात है, ये तो पूछा ही नहीं गया था। फिर करते करते जब आप एम्पल टाइम में आप एक अच्छा आंसर लिखिए, जब आप वो लिख लीजिएगा तो आपको एक पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, हम कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं, जो उसका रिव्यू मिला उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक बार आप आंसर लिखने के मतलब आपको पता चल गया कि ऐसे अच्छा आंसर लिखा जाता है, फिर जब आप टेस्ट सीरीज अटेंड कीजिएगा तो होगा कि लिमिटेड टाइम में आप कैसे अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो वही स्टेप्स होता है, ठीक है। वो रेगुलर प्रैक्टिस से आप धीरे धीरे समझोगे, ये एक प्रोसेस है ना। ऐसा नहीं है कि एक चम्मच कोई च्यवनप्राश खिला दिया आपको और समझ में आ जाए। आपको इस प्रोसेस को रिपीट करना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और कोई क्वेश्चन? जैसे लैंग्वेज पेपर सर जो पढ़ता के लिए सर, उसमें सर जैसे मेंस राइटिंग में उसको कैसे इम्प्रूव, जैसे इंग्लिश बैकग्राउंड से होने के बाद पढ़ता में सर राइटिंग में प्रॉब्लम होता है, तो सर उसको कैसे? देखिए मेरा भी इंग्लिश मीडियम था और एग्ज़ाम का मीडियम में इंग्लिश था, और मेरे को पता था कि कोटा में ज़्यादा नंबर मिलते हैं झारखंड में, मतलब ये सबको पता है। तो हम सोचे कि कोटा लेंगे, और
शुरू में मेरे को बैठ बैठ शुरू में मेरे को बहुत ज़्यादा डर था कि हम कैसे लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हिंदी लिखना भी डिफ़िकल्ट होता है, स्पीड नहीं आ पाता है। तो हम यहाँ पे क्लास लिए, मतलब देखिए कोई भी कोचिंग में आप जब कोई क्लास लेते हैं तो आप अपना काम आसान कर रहे हैं, क्योंकि कोचिंग का काम हो जाता है कि जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो पढ़ के उसका कंसाइज शॉर्ट नोट्स बना के वो आपको प्रेजेंट कर दे रहे हैं। आपको फिर उसको और या तो जैसे लैंग्वेज पेपर है उसमें तो ज़्यादा इनोवेशन करना नहीं होता है, स्टैटिक सिलेबस ही होता है, डायनामिक पोर्शन होता नहीं है, तो आपको वो याद करके और आंसर में लिखना है। तो जैसे अगर आप क्लास कीजिएगा ना, तो यहाँ पे खोटा का क्लास हम किए रंजीत सर का, तो 2 घंटे का एक बार में क्लास होता था और सर पूरे क्लास में नोट्स लिखवाते थे, डिक्टेट करते थे। तो 30 दिन के बाद लिखने का भी प्रैक्टिस हो गया। तो जैसे कि अगर आप नोट्स खरीद लिए मान लीजिए और उसको याद करने लगे तो आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप क्लास में खुद से नोट्स बना रहे हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना हम मैनेज कर सकते हैं एग्जाम में। जैसे लैंग्वेज पेपर में हमको लगता है पर क्वेश्चन 8 से 10 मिनट मिलता है और 1 से 1.5 पेज लिखना होता है। तो अगर आप क्लास में लिखे हैं, कंटिन्यूसली लिखे हैं, तो आपको लिखने का डर खत्म हो जाता है और आप मैनेज कर लेते हैं टाइम से। लेकिन अगर आप सिर्फ नोट्स पढ़ के आए हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि लिख रहे हैं, लिखा ही नहीं रहा है, हाथ नहीं चल रहा है, टाइम कम पड़ गया। और दूसरा एक ये भी फैक्ट होता है कि मान लीजिए आप 100% आप पढ़ के गए हैं, 100 का कंटेंट है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो आप 80 ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए मतलब लैंग्वेज पेपर जैसा सब्जेक्ट जो स्टैटिक पार्ट होता है, तो उसमें ये करना होता है कि जितना आपको लिखना है उससे थोड़ा ज़्यादा आपको आना चाहिए। अब 5 एग्जाम्पल याद करके आपको 3 ही याद आ रहा है तो आप 3 ही लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप 3 ही याद करके गए तब तो आपको मान लीजिए 1 ही याद आ रहा है तो फिर कम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ का भी फ़ायदा था कि रंजीत सर का जो नोट्स था वो ज़्यादा था, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा था। तो उसमें अगर मेरा बीच में कुछ लाइन्स ओमिट हो जा रहा है, कुछ एग्जाम्पल्स ओमिट हो जा रहे हैं, फिर भी वो रिक्वायर्ड आंसर से बेटर था। और मतलब हम तो यही किए और मेरे को लगा कि और अभी मैं रंजीत सर हमारे बीच में हैं, अभी मैं उनको भी बुलाऊंगा कोर्ठा के लिए, वो स्पेशल अलग से 5 लाइन आप लोगों को बताएंगे। दूसरी बात कि अनिमेश और सुशांत को मैं कहूँगा कि कोर्ठा लैंग्वेज के बारे में अपना एक्सपीरियंस बताओ, ठीक है? आभूषित दूसरा था, तो इसके अलावा कोई स्टडी मटेरियल भी फॉलो किए थे? किसके लिए? आपका स्टडी मटेरियल भी कुछ यही का नोट्स ये फॉलो किए थे। लैंग्वेज पेपर के लिए क्लास सफिशिएंट है। क्लास यहाँ में का नोट्स यहाँ बाहर रखा हुआ है, आपको देख लीजिए। कोर्ठा का 2 नोट्स, एक अवतार सर का, एक रंजीत सर का, दोनों यहाँ सैंपल नोट्स रखा हुआ है, आप उसको देखिए, वो मोर देन सफिशिएंट। प्रीलिम्स का जो है उसके लिए क्या फॉलो करते हैं? देखिए मेरा स्ट्रैटेजी तो बहुत अच्छा नहीं था, हम वो रिकमेंड नहीं करेंगे। जीएस पेपर 1 हम नहीं करके गए थे क्योंकि यूपीएससी का मेरा था कि वो जीएस पेपर मतलब पेपर 1 उसके थ्रू कवर हो जाएगा और टाइम कम था, तो पेपर 2 में हम मोस्टली क्वेश्चंस करके गए थे और क्वेश्चंस के थ्रू ही नोट्स बनाते थे। जैसे एक कोई बुक आता है 7500 क्वेश्चन है उसमें टॉपिक वाइज, तो हम वही सॉल्व करते थे, उसी के आंसर से नोट्स बनाते थे और उसी को रिवाइज करते थे। प्रीलिम्स के लिए तो जो फॉलो किया प्रीलिम्स आई थिंक और कोई बता सकता है बेटर मेरे से। अच्छा, मैं ही आपको बता देता हूँ। मतलब झारखंड के लिए अगर आपने कभी यूपीएससी की तैयारी तो नहीं की है सीरियसली ऐसा, तो उसमें क्या है ना कि जो सर जो जीएस का करवाते हैं उससे अगर आपको एमसीक्यू ओरिएंटेड बुक्स मिल रही तो डेफिनेटली उसको करिए हर सब्जेक्ट के लिए, जैसे क्वालिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई और ये सारी चीज़ें। लेकिन मैंने इसके अलावा एक आपका ना घटना चक्र की किताब आती है गुरु वाली को, बहुत दिन से आ रही आई थी, उसमें ना सारे एमसीक्यूज दिए रहते हैं, तो मैंने खास तौर पे उसको रेफ़र किया था झारखंड के लिए, क्योंकि पता था कि इसमें इस एग्जाम का टेम्परामेंट थोड़ा फैक्ट ओरिएंटेड होता है और यूपीएससी में थोड़ा वो ज़्यादा रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, फैक्ट्स पे कम। तो आप देखिए, आप उसका लेंगे ना तो मेजर किताबें आप रख सकते हैं अपने पास, हिस्ट्री की रख लीजिए, ज्योग्राफी की रख लीजिए, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, 3-4 किताबें आप करके जाएंगे, उसमें सिर्फ एमसीक्यूज ही रहते हैं।
ठीक है। तो आपका जो जीएस पेपर 1 का प्रॉब्लम है ना, वो अगर आपने नहीं की है किसी और परीक्षा की तैयारी, तो मोटा मोटी वहाँ से वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और अगर आप झारखंड स्पेसिफिक की बात करें, तो झारखंड स्पेशल का जो पोर्शन होता है, तो वहाँ पे मनीष रंजन जो है, आई थिंक हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, सर की भी किताबों की रेफर कर सकते हैं। कोई भी एक बुक जो आपका एक नहीं होता है कि बैकग्राउंड क्लियर कर दे, क्योंकि आप उसको स्टोरी लाइन में पढ़ेंगे ना एक बार, तो फिर दोबारा फैक्ट्स याद करना आसान रहता है। सिर्फ आप फैक्ट्स याद करके जाएंगे तो हो सकता है भूल जाए, होता है ना, बहुत जगह किताबों में लिखा रहता है, वन लाइनर फॉर्मेट में होता है, या सिर्फ फैक्ट फैक्ट फैक्ट, आप बोर हो जाएंगे। स्टोरी तरह की जो भी किताबें मिली, जैसे मैंने तो मनीष रंजन से पढ़ा था, इंग्लिश में शायद आई थिंक झारखंड में उस टाइम उन्हीं का आता था, किसी और का भी आता होगा इस साल में, तो उसके लिए पढ़ाई की थी। और उसके अलावा सिर्फ एमसीक्यूज बनाए थे। उस बुक के पीछे भी बहुत सारे एमसीक्यूज रहते हैं झारखंड रिलेटेड, अगर आपने खरीदी होगी तो आपने देखी होगी, तो उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जितना ज़्यादा एमसीक्यूज आप बनाए, रेलेवेंट टॉपिक रिलेवेंट एमसीक्यूज। और जीपीएससी के सिलेबस में तो बहुत अच्छी बात है कि हर टॉपिक में उन्होंने लिखा है कि एंशिएंट इंडिया से 2 सवाल, मॉडर्न इंडिया से 2, मतलब आपने भी देखा ही होगा सिलेबस, तो ये उनकी अच्छी बात है। तो आपकी प्रॉब्लम इतने में सॉल्व हो जाएगी। द फोकस शुड बी मोर ऑन सॉल्विंग द क्वेरीज, द प्रॉब्लम्स एंड द एमसीक्यूज। आप बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़े, एक स्टैंडर्ड किताब रखें, उसको 4 बार पढ़ें और एमसीक्यूज ज़्यादा बार लगाएं, हेल्पफुल रहेगा डेफिनेटली। हाँ, झारखंड की लूसेंट मैंने नहीं पढ़ी, बहुत तारीफ सुनी है उसकी, लेकिन पढ़ी नहीं है, उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। मैंने तो CMT-SPT भी उसी से पढ़ लिया, समझ में आ गया। ऐसे आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो आप लूसेंट लीजिए, फिर उसको रहने दीजिए। कोई एक स्टैंडर्ड किताब उठाइए, उसके अलावा सिर्फ एमसीक्यू पे फोकस करिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा। ज़्यादा किताबों के पीछे मत भागिए, एक किताब काफ़ी होती है, कोई भी एक स्टैंडर्ड किताब, है ना। हाँ, पूछिए। झारखंड करंट अफेयर्स, तो झारखंड करंट अफेयर्स के लिए तो आई थिंक एक मैगजीन आती है ना, मे बी सर भी देते हैं, आप लोग भी देते हैं। कोई भी एक जो स्टैंडर्ड किताब है ना, मतलब जैसे अगर सर का प्रेस है तो ये भी देते हैं मटेरियल, आप उसको करिए। उसके अलावा लास्ट में हम लोग पीडीएफ भेज देते हैं, पीडीएफ भेज देते हैं, उसको प्रिंट करके आप लगाइए। लेकिन इसके अलावा आप करंट पे भी एमसीक्यू जरूर सॉल्व करिएगा। करवाते हैं ना ऑनलाइन, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से सर भी करवाते होंगे, तो उस पर भी एमसीक्यू जरूर सॉल्व करके जाइएगा, बहुत हेल्पफुल रहता है। मतलब एक इस बार एमसीक्यू में ना एक क्वेश्चन पूछा था कि झारखंड गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किस सेक्टर पे करती है। आई थिंक उसका आंसर एजुकेशन था, है ना, कोई एक एमसीक्यू जो था झारखंड स्पेसिफिक। तो मुझे याद है कि किसी एमसीक्यू में किसी ने पूछा था, तो वहाँ से याद आ गया। सर मैंने पढ़ा होता तो याद नहीं होता, तो मेरे साथ है कि थोड़ा एमसीक्यू जो देखता हूँ ज़्यादा याद रहती है चीज़ें, और आपके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे, तो इतना आप कर सकती हैं इसको। कुछ इंटरव्यू में कैसे सवाल किए गए थे? इंटरव्यू मेरा पड़ा था सेकंड हाफ में, मतलब आई थिंक मैं उस दिन का सेकंड लास्ट कैंडिडेट था। तो उस टाइम तक जो सारे बोर्ड मेंबर्स होते हैं थोड़े बोर हो जाते हैं, सुबह से उन्होंने लगभग 20-24 बच्चे देख लिए होंगे, तो उनसे जैसे मेरी हॉबीज़ के अराउंड ज़्यादा सवाल पूछे कि किताबें पढ़ना पसंद है, तो लास्ट कौन सी किताब पढ़ी थी, फिर क्लाइमेट चेंज का झारखंड पे क्या असर है, और एक फुल फॉर्म पूछा था NAPCC। अगर आपने क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ा होगा तो आपको शायद पता होगा, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके अंदर सर एक सब मिशंस है ना, तो उससे रिलेटेड पूछा था। और एक आध तो फैक्चुअल भी पूछे थे, लेकिन आप अगर फैक्चुअल स्किप भी कर देती हैं तो मेरा तो बोर्ड लकीली अजीता भट्टाचार्य मैम का था, तो उनका ओरिएंटेशन बहुत फैक्ट पे नहीं था, वो मेजर मतलब कि आपको जानना चाहती थी आपकी हॉबीज़ को, क्या करते हो, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड वो सवाल पूछ रही थी। तो मतलब फेवरेबल रहता है, बहुत कॉर्डियल बोर्ड रहेगा, आपको आराम से रिलैक्स कराएगा, टेंशन की बात नहीं है। लेकिन आप बेसिक झारखंड वर्कन अच्छे से करके जाइएगा। होम डिस्ट्रिक्ट, आपकी हॉबी, आपका पैशन, जो भी चीज़ें आपने लिखी है अपने डैब में, उस पर तो आपका कमांड होना चाहिए, अच्छा होता है इंटरव्यू। मतलब आप जो नोट्स बनाना चाहते हैं उसमें आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, आप जहाँ तक कोमा जाता है ना, सिलेबस में मेंस का होगा तो कोमा रहता है ना,
कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो हर पॉइंट पे तो आपके पास नोट्स रेडी होने चाहिए। आप कीवर्ड्स में बना सकते हैं, अगर आप बाद में उसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं। जैसे 8 पेजेस में आप बनाएंगे, मान लो आपने बनाया, नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ, आंसर राइटिंग की नहीं, तो फिर आपको मतलब 8 पेजेस आप पढ़ेंगे बैठ के? नहीं ना, आप पढ़ेंगे कीवर्ड्स। तो जो मेजर कीवर्ड्स हैं वो आपको ना याद होने चाहिए, बस उससे आपका काम हो जाएगा। 8 पेज का आप नोट्स बनाओगे तो कितने सारे टॉपिक्स हैं, तो कितना ज़्यादा हो जाएगा, आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। आपके पास इतना कंटेंट होना चाहिए कि आप उससे 8 साइड लिख सके, चाहे आप 1 पेज बना रहे, आधे पेज बना रहे, 2 पेज बना रहे, उसको देख के आप 8 पेज लिख सकते हैं। ऐसा कंटेंट होना चाहिए, ये नहीं कि 8 पेज का नोट बना लिए। झारखंड वाले मौसम का उतना कंटेंट नहीं मिलता है, मतलब आप कहना चाहते हैं कि 8 पेज आप उस पर नहीं लिख सकते हैं इसे। तो कंटेंट तो आई थिंक अभी मैं बुकलेट देख रहा था, उसमें तो लैंड फॉर्म्स, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ झारखंड, सारी चीज़ें थी, उससे बना सकते हैं स्टैंडर्ड में। और ज़रूरी नहीं है कि 8 पेजेस, मतलब मुझे लगता है कि किसी आंसर में तो मैंने 6-7 साइड भी लिखे। तो आप ना क्वालिटी और डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें। जैसे नहीं, अभी सर बता रहे थे कि क्रिटिकल एनालिसिस, तो उसमें आपको मतलब कि थोड़ा दिखाना है कि उसके शॉर्टकमिंग्स क्या थे या उससे इश्यूज क्या क्रिएट हो रहे हैं। मतलब आपसे मान लीजिए सर नहीं बता रहे कि फंडामेंटल राइट्स का सवाल पूछा, आपने पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया फंडामेंटल राइट्स का, हमें भी आपको पूछा हो कि फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन कौन से नेशन से या किसी एक कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, उसका कितना इम्पैक्ट, आपने वो पार्ट मिस कर दिया, आपको उस पार्ट के मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो आपको लगेगा यार मैंने तो 12 पन्ने लिखे, नंबर नहीं आ रहा है, तो फिर आप डिमोटिवेटेड होंगे। आप ना कीवर्ड्स पे फोकस करिए, जो क्वेश्चन के होते हैं ना कीवर्ड, डिस्क्राइब पूछा है, एलाबोरेट पूछा है, ये सारी चीज़ें तो अच्छा रहता है। सर ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका यूपीएससी में क्या मेरा ज्योग्राफी का जो है, उसके बाद ज्योग्राफी का जो पढ़ता है ना किस टाइप का पढ़ना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। तो मतलब आप कितना पढ़े हैं? अभी स्टार्ट में किया, जीएस में पढ़ा, स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ा लेंथी तो है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर आप देखिएगा तो जो सविंद्र सिंह की बुक आती है, सविंद्र सिंह फिजिकल ज्योग्राफी, उससे आप कर सकते हैं। उसमें जियोमॉर्फोलॉजी, मतलब पेपर 1 का जो पहला 5वां मॉड्यूल है वो उससे कवर हो जाता है। जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेट ज्योग्राफी, ये बायोजोग्राफी और एनवायरनमेंट ज्योग्राफी, ये सब इंद्र सिंह से हो जाएगा। उसके बाद फिर जो अगला मॉड्यूल आता है ज्योग्राफिकल थॉट वाला, वो थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो आपको समझना पड़ेगा कहीं से। हम कहाँ से किए थे उसको, ऑनलाइन किसी वेबसाइट से, शायद इग्नू या किसी का, उनका बहुत अच्छा से कंपाइलेशन है, वहाँ से आप ज्योग्राफिकल थॉट कर सकते हैं। और मतलब अलग अलग टॉपिक वाइज आपको बुक लेना पड़ेगा, कोई एक बुक नहीं है जिसमें आपको पूरा ज्योग्राफी हो, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी बहुत अलग है, इंडियन ज्योग्राफी बहुत अलग है, ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत अलग है, मॉडल्स एंड थ्योरीज वाला अलग पार्ट हो जाता है, ज्योग्राफिकल थॉट बिल्कुल अलग हो जाता है। तो कोई एक बुक नहीं है, आपको मल्टीपल बुक्स रेफरेंसेस लेने पड़ेंगे, कुछ थोड़ा कोचिंग का नोट्स में आपको कुछ समझा दिया जाएगा, फिर आपको खुद से बुक पढ़ना पड़ेगा। तो यूपीएससी का ऑप्शन थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, आपको 7 से 8 महीने सिर्फ उसमें देना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपके लिए अचीवमेंट के सर कांग्रेचुलेशन। सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर मेरा बैकग्राउंड यूपीएससी का रहा, क्या सर हम फ्री के बाद हैंडल कर सकते हैं जी? हाँ, हम ये मतलब अपने बारे में बताते हैं कि जैसे मेरा प्री में बहुत अच्छा नंबर नहीं आ रहा था, तो हम श्योर नहीं थे कि मेरा प्री होगा कि नहीं होगा, तो हम मेंस का तैयार नहीं कर रहे थे। जब प्री का रिज़ल्ट आया और मेरा हो गया, तो उसके बाद बेसिकली 2 महीने के टाइम में हम कोटा और झारखंड का मेंस हैंडल किए, गिवन दैट कि मेरा एक स्ट्रॉन्ग बेस था। मतलब ठीक है, कुछ डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं टाइम के हिसाब से, कि जैसे यहाँ का जो पेपर 3 है हिस्ट्री ज्योग्राफी, उसमें 4 सेक्शंस हैं, आपको 2 ही अटैम्प्ट करना है।
तो हम 2 ही सेक्शन पढ़ के गए थे, लेकिन उस 2 सेक्शन में से एक सेक्शन का क्वेश्चन जो 61 का क्वेश्चन था वो ऐसा आया जो मैनेजेबल नहीं था मेरे लिए। तो हम अपने यूपीएससी के मतलब यूपीएससी के बेस से हम मॉडर्न का आंसर लिख दिए। तो इतना आपका बेस अच्छा होना चाहिए कि आप झारखंड मैनेज कर लीजिएगा। मतलब यहाँ पे थोड़े शॉर्टकट्स आपको लेना पड़ेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपके पास रिस्क भी रहेगा। सर वो 2 मंथ के अंदर वो कंटेंट अवेलेबल कहाँ से हो पाएगा सर, जो कि एक पेज तक लिखना होता है? मिल जाता है कंटेंट, कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराते हैं। यूपीएससी में तो 15 मार्क्स और 13 मार्क का रहता है, एक्सपेंड करना वहाँ पे वो नहीं, अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे ना, क्वेश्चंस का नेचर डिफरेंट होता है यूपीएससी और झारखंड में। यूपीएससी में बहुत ज़्यादा पिन पॉइंटेड क्वेश्चंस होता है कि क्रिटिकली एनालाइज दिस और मतलब डिस्कस दिस। तो वहाँ पे बहुत ही शॉर्ट एंडेड क्वेश्चन होता है, आपको 2 पेज या 3 पेज लिखना होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा ओपन एंडेड होता है कि, और थोड़ा होता है ना कि भूमिका बांधना, वो आपको थोड़ा करना पड़ता है, क्योंकि आप 8 पेज क्या लिखिएगा। जैसे साउंड का अगर आप क्वेश्चन देख लीजिए, साइंस का अल्ट्रासोनिक इंफ्रासोनिक वाला, तो उसका कंटेंट मैक्सिमम 2-3 साइड का है, उसको आपको 5 साइड लिखना है। तो आपको थोड़ा साउंड के बारे में लिखना पड़ेगा, थोड़ा उसकी प्रॉपर्टीज लिखना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी चाहिएगा, फिर अल्ट्रासोनिक इंफ्रासोनिक आइएगा, तो वो सब थोड़ा इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, वो हो जाता है। एक और डिलेमा है हमारे पास। ऐसा होता है ना सर कि एक साइकिल में हम लोग पैसा ये पहले यूपीएससी भी सामने आ रहा है, जीपीएससी भी सामने आता है, बीपीएससी भी आ जा रहा है, तो इस एग्ज़ाम के लिए पढ़े, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि पहले प्री निकल जाए, इसके बाद मेंस पे फोकस करेंगे। क्योंकि दिमाग में ये भी डिलेमा रहता है कि अगर जीपीएससी पे अगर मेंस पे अगर हम फोकस करते हैं तो हो सकता है यूपीएससी में मार्क आ जाए। ये डिलेमा रह जाता है, इसलिए ये प्री के बाद 2 महीने में अगर मेंस हैंडल हो पाता है, इसलिए मेरा एक क्वेश्चन। देखिए 2 महीने में आपसे हैंडल होगा अगर आपका बेस अच्छा से तैयार है, नहीं तो नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि प्री के बाद किसी भी एग्ज़ाम का मेंस करेंगे तो वो नहीं हो सकता है, आपको मेंस पहले से ही करना पड़ेगा। उसके बाद आप रिवाइज कर सकते हैं, अगर आपका बेस अच्छा है तब आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद प्रिपरेशन नहीं होता है। और ये जो डिलेमा आप कह रहे हैं कि यूपीएससी, झारखंड, बिहार, तो अगर आप स्टार्टिंग फेज ऑफ प्रिपरेशन में है तो आपको चूज़ करना पड़ेगा एक, आप तीनों एक साथ नहीं कर सकते हैं। और अगर आप थोड़े लेटर स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में, आप 2-3 साल आप पढ़ चुके हैं, आपका बेस क्लियर है, तो फिर आप वहाँ पे एक साथ मल्टीपल एग्जाम्स भी दे सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, लेकिन शुरू में आपको चूज़ करना पड़ता है। हम अपना पिछला जो अटैम्प्ट था, पिछला जो झारखंड का था, फॉर्म भरे थे लेकिन दे नहीं पाए क्योंकि यूपीएससी प्री उसके जस्ट अगले महीने था। तो वहाँ पे मेरे को चॉइस मिला, हम एक चॉइस की है कि झारखंड नहीं किया, इस बार हम झारखंड किए। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा, एक स्किप करना पड़ेगा। हाँ। या फिर अगर आपका बेस बहुत अच्छे से तैयार है तो आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन शुरू में आपको चूज़ करना पड़ेगा। एक पूछे थे कि प्री के लिए क्या करें। हम एक शॉर्टकट बताते हैं। प्री है तो वो ऑब्जेक्टिव का खेल है, और सीधा है कि घटना चक्र सुने होंगे, हर एक सब्जेक्ट का अपना एक स्पेसिफिक घटना चक्र आता है, उसमें हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कंपाइलेशन होता है। वो यूपीएससी का भी होता है, यूपीपीसीएस का भी होता है, बीपीएससी का भी होता है, जेपीएससी का भी होता है, और बहुत आसानी से किया जा सकता है। वो घटना चक्र कर लीजिएगा हर एक सब्जेक्ट का, मोर और लेस। तो एक जो सेल्फ एक डर होता है ऑब्जेक्टिव के प्रति, वो नहीं रहेगा, मतलब वो क्लियर हो जाएगा। और सेकंड चीज़ है झारखंड के लिए, तो झारखंड स्पेसिफिक टॉपिक वाइज की बात करें तो देखिए, एक तो उड़ान बुक सब रेफर करता ही है, लेकिन उसके साथ सर का एक झारखंड का नोट्स बना हुआ है। उसमें क्या है कि मॉडर्न जो आपका करंट अफेयर है उसका भी कंपाइलेशन है, साथ साथ जो स्टैटिक पार्ट है उसका भी कंपाइलेशन है। तो ये क्या करता है, थोड़ा सा ईजी कर देता है काम। तो मेरे हिसाब से यदि रेफर करना चाहिए किसी को ऑब्जेक्टिव प्री के लिए, स्पेसिफिक झारखंड प्री के लिए, तो वो घटना चक्र रेफर करे हर एक सब्जेक्ट का, और झारखंड का नोट्स रेफर करे, मतलब लगभग सारा काम हो जाता है उसी से। उससे ज़्यादा आप लोगों को सोर्स का जरूरत नहीं है। और झारखंड का हमको लगता है प्री बहुत आसान है, तो सबसे आसान प्री है, टफ है ही, क्योंकि झारखंड एक GS2 जो है वो पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन लिया हुआ है। उसके बाद पेपर 1 में भी 10 क्वेश्चन झारखंड का ही, तो लगभग ऑलमोस्ट 110 क्वेश्चन है। इस बार कट ऑफ गया ही कितना, 123, मतलब ऑलमोस्ट बहुत लो कट ऑफ। पिछला बार 126 किया था, 126 कह रहा हूँ, तो आदमी सोचता और ज़्यादा होगा। हम लोग के दिमाग में था कि 130, 135 चला जाएगा, लेकिन बहुत कम गया 123। 123 में यदि 110 क्वेश्चन झारखंड का ही पूछ रहा है और 90 क्वेश्चन के राउंड आप झारखंड में ही करेक्ट कर ले रहे हैं, तो आपके पास GS का फिर डर रहता है। तो थोड़ा सा मैथमेटिकल चीज़ है ये, कि मतलब हम लोग को लगता है कि झारखंड पे JPSC का प्री निकालने के लिए झारखंड पे फोकस कीजिएगा, तो
निकल जाता है। और बहुत आदमी का निकला, लगभग समझ 7000 का प्री निकला है, तो समझ लीजिए कि बहुत किसी का झारखंड की बदौलत निकला है, सिर्फ झारखंड में वो अच्छा है। तो हम एक चीज़ बताएंगे कि यदि जीपीएससी के प्री के स्पेसिफिक तैयारी करना है तो झारखंड पे आप लोग मतलब जोर लगाना होगा। झारखंड के लिए कि सर का नोट्स है, झारखंड का नोट्स है, उसको रेफर कर सकते हैं, उड़ान को रेफर कर सकते हैं, एक करंट अफेयर का मैगजीन है उसको रेफर कर सकते हैं, जिसको मतलब जो बुक सुटेबल लगता है और एक नोट रेफर कर सकते हो, उससे आसान हो जाएगा। सेकंड पेपर प्री का जो सेकंड पेपर झारखंड का होता है वो ज़्यादा फैक्चुअल होता है, उतना 8 इससे करेगा तो उसमें भी नोट्स बनाना चाहिए क्या झारखंड प्री के लिए? प्री के लिए दोनों के लिए झारखंड का देखिए नोट्स तो बनाना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से देखिए दो चीज़ है नोट्स बनाने का, दो तरीका है। एक स्टैटिक पार्ट रहता है किसी भी चीज़ का, स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर पार्ट दोनों अलग अलग चीज़। करंट अफेयर वाला जो पार्ट है वो आपको या तो मैगजीन से कंप्लीट होगा मैगजीन, या फिर वो आपको नेट सर्च करना, गूगल सर्च करना। और दूसरा चीज़ है कहीं टेस्ट होता है, जैसे सर टेस्ट लेते हैं प्री के पहले, तो वो टेस्ट लगाइए। टेस्ट लगाने से क्या होता है कि लगभग करंट अफेयर का जितना क्वेश्चन है ना नया नया वो सारा कवर हो जाता है। उसके बाद बचा स्टैटिक पार्ट, स्टैटिक कभी चेंज नहीं होता। अब शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था गौर से कीजिएगा 4 से 5 शासन व्यवस्था है। अब 4 से 5 शासन व्यवस्था में गिन के 25 से 30 ही क्वेश्चन बनता है, तो 25 से 30 क्वेश्चन कीजिएगा तो ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा शासन व्यवस्था सारा एमसीक्यू। तो उस पर ध्यान दीजिए कि करंट अफेयर वाला पार्ट और स्टैटिक वाला पार्ट दोनों को अलग अलग रखिए। और करंट अफेयर वाला जो पार्ट है उसको मैगजीन से कवर करने की कोशिश कीजिए और टेस्ट से, और स्टैटिक वाला पार्ट है उसके लिए सर का नोट्स है या फिर झारखंड का बुक रेफर करना है वो बुक रेफर कर लीजिए। और उसमें क्या कीजिए उसमें भी क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि हर एक चीज़ का वो लिमिटेड है ना, वो पूछेगा ही क्या। शासन व्यवस्था में घुमा के वही पूछना है कि मुंडा मात की शासन व्यवस्था का प्रधान कौन है और ग्राम प्रधान कौन है, शासनदारी क्या होता है, यही सब इन एंड अराउंड क्वेश्चन। तो 25 से 30 क्वेश्चन कीजिए तो ऑलमोस्ट सारा चीज़ कवर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये बायस नहीं बनाना है ना कि हिंदी वालों का नहीं होता। सर मैंने दिया था मैं हिंदी मीडियम से, तो हिंदी मीडियम में कंटेंट उतना मिलता नहीं। मैंने तो उल्टा सुना है, झारखंड में इंग्लिश वालों को कंटेंट नहीं मिलता। नहीं मतलब मेरे टाइम तो ऐसा ही था, स्टार्टिंग में कहते हैं कि नहीं झारखंड में ज़्यादातर लोग हिंदी में ही लिखते हैं तो इंग्लिश वालों को कंटेंट सुनने भी है कि जो इंग्लिश में लिखता है उसका ज़्यादा मार्क्स आता है। ऐसा कुछ रैंक 7 जो है रॉबिन हजारीबाग का रहने वाला हिंदी मीडियम का लड़का, अब आपके मेरे बीच से ही निकला है, तो हम तो जानते हैं कि नंबर मिल रहा है, ऐसा तो नहीं कि नंबर नहीं मिल रहा है, समझ रहे हैं। तो ये गलत धारणा है। और ये बायस बनाइए भी ताकि ये हेल्पफुल नहीं रहेगा। मान लीजिए ऐसा होता भी है तो उससे क्या होता है ना, जस्ट करिए हिंदी वाले बहुत टॉपर हैं, ऐसी बात है बहुत सारे। एक बार सर का नोट्स देख लीजिए हिंदी मीडियम में रेफर करके, हमको लगता है बहुत अच्छा नोट्स बना हुआ है इनका हिंदी मीडियम का, और लगभग सारा चीज़ तो ऑलमोस्ट सारा टॉपिक वाइज सारा चीज़ कवर है इसलिए हर एक पॉइंट, तो उसको रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा गूगल सर्च भी है, गूगल में भी एक से एक हिंदी का कंटेंट अवेलेबल है जो टॉपिक है उसके लिए, तो उसको लेकिन पूरा नहीं मिलता है 600 जिसके बाद में लिखना है 600 वर्ड का नहीं मिलता है। 600 वर्ड का नहीं मिलता है, लेकिन देखिए कोई टॉपिक यदि क्लियर कर रहे हैं, कोई टॉपिक है तो टॉपिक का बहुत सारा फैक्टर है। मान लीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक टॉपिक लीजिए, तो उसके बाद आपको उसमें देखना पड़ेगा कि अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक ले लिए, अब वर्ल्ड लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या चल रहा है, इंडिया लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या चल रहा है, झारखंड लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या चल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जरूरत क्यों है, समझ रहे बातों को। तो जब हर एक पॉइंट पे बनाइएगा तो ऑटोमेटिक 500 से 600 वर्ड में चला जाएगा। आप अपना जब अपने आप को सीमित करके रखिएगा कि जो आपको सिर्फ नेट में मिल रहा है उतना ही कंटेंट में काम करना है, तो फिर तो वो तो लिमिटेड कंटेंट ही मिलेगा, क्योंकि वो बस एक पार्ट दिखा रहा है, मतलब किसी टॉपिक का एक डायमेंशन वो पेज कवर कर रहा है, लेकिन हर एक टॉपिक का अलग अलग डायमेंशन है और अलग अलग डायमेंशन को अलग अलग सर्च करना है, तब जाके आपको पता चलेगा। आप एक बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट सर्च कीजिएगा, क्या दिखेगा, इंडिया लेवल पे भी क्या चल रहा है, सिंपल सा है। किसी भी साइट में जाइएगा इंडिया लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या चल रहा है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे दिखाया है, झारखंड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या चल रहा है वो दिखाया है। अभी डीवीसी जो है 2200 मेगावाट का सोलर प्लांट बना रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, वो कहीं किसी को पता चला, वो सब आपको सर्च करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ढूंढना होगा, समझ रहे, तब जाके कंटेंट बनेगा। सिर्फ एक पेज पे डिपेंड रखे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट सर्च किया और वो पेज में 200 वर्ड लिखा हुआ है वही मेरा कंटेंट बन जाएगा, जैसे कंटेंट तैयार नहीं होता। क्वेश्चंस नहीं आ रहा है क्या बात?
मुझे लगता है जीपीएससी के लिए मेंस का नोट इसके लिए सुशांत भाई ज़्यादा बेटर आदमी, क्योंकि मैंने कोई स्पेसिफिक नोट्स नहीं बनाया था, थोड़ा बहुत बस चीज़ें ऐड ऑन किया था, और कुछ पुराने दोस्त जिन्होंने क्वालिफाई किया था ना, तो उन्होंने कुछ भेज दिया था अपने हैंड रिटन नोट्स। मेंस स्पेसिफिक हम बताएं तो मेरा 2 सब्जेक्ट प्राइमरी फोकस था, एक था साइंस एंड टेक और दूसरा था इकोनॉमिक्स। तो क्या किए थे कि इकोनॉमिक्स में हर एक टॉपिक वाइज डिवाइड, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, एग्रीकल्चर, पब्लिक फाइनेंस, सारा चीज डिवाइड। तो क्या किए थे उसको एक शॉर्ट नोट्स में बदल लिए, क्योंकि मेरे पास 2 महीना का लगभग समय ही था हम लोग के पास, तो एक शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी था जिसको हम रेप्लिकेट कर सके एग्जाम के समय। तो क्या किए, जैसे नेशनल इनकम है तो नेशनल इनकम का शॉर्ट नोट्स बना लिए, वो शॉर्ट नोट्स में ही ऐड कर दिए नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का 3 तरीका हुआ, मतलब 3 मेथड हुआ, 3 मेथड उसी में रहा। फिर नया मेथड में क्या रहा, नया मेथड रहा, फिर उसी में हम करंट अफेयर का कंटेंट ऐड कर दिए कि नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम इंडिया का क्या है, और नेशनल इनकम को और बढ़ाने के लिए इंडिया क्या क्या कर रहा है, जो गवर्नमेंट का मेजर है उसमें ऐड किया। तो मेरा एक नेशनल इनकम का 2 से 3 पेज का कंटेंट बन गया शॉर्ट। उसको यदि हमको लिखना रहेगा तो आराम से 6-7 पेज जो क्वेश्चन का डिमांड है उसको हम पूरा कर लेंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक का जितना डायमेंशन है उसको हम कवर कर लेंगे। अब इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन में बहुत सारा डायमेंशन है, रीजन फॉर इन्फ्लेशन, या फिर इन्फ्लेशन को फिर कैसे गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है इंडिया में, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का तरीका कितना है, उसके बाद प्रोजेक्ट में इन्फ्लेशन हो क्यों रहा है। तो जिसमें हम लोग एग्जाम दे रहे थे उसमें चला था इजराइल पैलेस्टीन का वॉर, सुने होंगे, उससे पहले रसिया यूक्रेन का वॉर चला था, कहीं ना कहीं सप्लाई चेन का डिसरप्शन था। तो ये सब सारा चीज़ जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड होगी। जब एग्रीकल्चर पे हम बात करेंगे तो अभी हम लोग के पास जब एग्रीकल्चर का बात करेंगे तो एग्रीकल्चर में जब टॉपिक को गौर से देखिएगा तो एग्रीकल्चर में रूरल इकोनॉमी का बात किया है, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर कैसे रूरल इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है, फिर एग्रीकल्चर कैसे इंडियन इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहा है, ये सब सारा उसी में टॉपिक बंधा हुआ है सिलेबस में। वो सारा टॉपिक का एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि हर एक चीज का एक इनरिच कंटेंट आपके पास मिल जाएगा। और जब नोट्स बनाते हैं ना तो कोई भी टॉपिक का हर एक डायमेंशन को कवर कीजिए, ताकि यदि किसी पार्ट भी पूछता है क्वेश्चन का तो वो आपका ऑटोमेटिक नोट्स में इन्वॉल्व है, वो सारा जो क्वेश्चन का डिमांड है तो इजीली आप वहाँ पे जाके एग्जाम में रेप्लिकेट कर सकते हैं। साइंस और टेक पहले मेंस का नोट्स का बताते हैं, ठीक है। आप जिस लेवल पे अभी होते हैं तो आपका नोट्स बहुत वैरी करता है, मतलब आज आप अगर नोट्स बनाइएगा तो आपको लगेगा ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये लिख लेना चाहिए, ये लिख लेना चाहिए, और कल को आपको लगेगा कि नहीं ये तो यूजलेस है, ये तो मतलब ज़रूरी ही नहीं था, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जो नोट्स होता है वो भी आपका इवॉल्व करता है कि आप जब अभी क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप जो नोट्स बना रहे हैं वो कल को आप उसको अपडेट कर दीजिएगा। इसमें मैं बोलता हूँ इन लोगों को कि रोज लिखो और फाड़ कर फेंक दो, ये हमेशा बोलते रहता हूँ। हाँ, मतलब जब भी आप नेक्स्ट उसको पढ़ेंगे ना, आप एक बार क्लास में पढ़ लिए उसके बाद 1 साल बाद अगर आप उसको रिविजिट कीजिएगा तो वो उसको आपको लगेगा कि नहीं ये उतना अच्छा नहीं है, आप उसको फिर अपडेट कीजिएगा। एक लेवल के बाद आपका नोट्स बनेगा, एक लेवल के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, रोज लिखना पड़ेगा, फाड़ के फेंकना है, फिर सीखना है, फिर लिखना है, ये प्रोसेस होता है। और जितना आपका डायमेंशन क्लियर होते जाएगा धीरे धीरे, आप मतलब अभी पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं और इकोनॉमी भी पढ़ रहे हैं, IR भी पढ़ रहे हैं, तो अभी आप अगर मान लीजिए कोई टॉपिक के नोट्स बनाए वो पॉलिटी का टॉपिक है तो आप उसमें से पॉलिटी लिखिएगा, लेकिन आपको कल रियलाइज होगा कि नहीं इससे इकोनॉमी में तो इम्पैक्ट हो रहा है, इससे IR में तो इम्पैक्ट हो रहा है, तो कल के जो आपके नोट्स में तीनों डायमेंशन आ जाएंगे। तो फाइनली एग्जाम के पहले जो आपके नोट्स रहेंगे मेन वही है, उसी को रिवाइज करना है और नोट्स इवॉल्व करते हैं, एक ही नोट्स नहीं रहता है हमेशा। जैसा कि पहले राहुल ने बताया कि टेस्ट के कॉपी से भी नोट्स ऐड ऑन होता है। नोट्स तो इनोवेशन, नोट्स स्टैटिक नहीं हो सकता, नोट्स क्या है इनोवेशन, वो रेगुलर इंप्रूव हो सकता है। आज हम लोग बात कर रहे हैं, हम कुछ सीख के गए आंसर राइटिंग में डाल दिए। नोट्स प्रैक्टिकलिटी अप्रोच अपनाना पड़ेगा, व्यवहारिकता रखनी पड़ेगी, नोट्स हमेशा आपका इम्प्रूव हो सकता है। उसी के लिए मैंने शुरू में कहा था थॉट प्रोसेस होना चाहिए, थॉट प्रोसेस रहेगा तो आपका कलम नहीं रुकेगा, ठीक है। और कुछ रीजनल लैंग्वेज से और कोई क्वेश्चन है सर? ऑप्शनल, यूपीएससी ऑप्शनल, यूपीएससी ऑप्शनल, यूपीएससी ऑप्शनल के बाद हाउ टू सेलेक्ट यूपीएससी ऑप्शनल।
देखिए, अगर आपका कोई बैकग्राउंड है ग्रेजुएशन का और वो सब्जेक्ट भी आपका यूपीएससी में है एज ऑप्शनल और मतलब आप ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आप पढ़े हैं, आपको उसकी समझ है, तो फिर आप वो ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग ऑप्ट करते हैं, स्पेशली जिनका पॉलिटिकल साइंस है या इकोनॉमिक्स है, वैसे ऑप्शनल लोग ऑप्ट कर लेते हैं। लेकिन गिवन कि आप कॉलेज में उस चीज़ को पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि कॉलेज में बस पास हो गए और फिर ये सोच के चले गए कि हाँ मेरा तो ये सब्जेक्ट था तो मेरे को ये समझ आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अब मतलब कुछ साल पहले तक क्या होता था कि ऑप्शनल्स में मार्क वैरी करता था, कि प्योर साइंस ऑप्शनल में ज़्यादा नंबर मिलते थे और आर्ट्स ऑप्शनल में थोड़े कम नंबर मिलते थे। लेकिन अब उसको फ्लैट कर दिया गया है। अब आप देखिएगा अगर ऑप्शनल के मार्क्स तो लगभग सबको सिमिलर ही मार्क्स मिलते हैं। लेकिन एक डिफरेंस ये है कि प्योर साइंस ऑप्शनल्स में आपको क्वेश्चंस नहीं आते, न्यूमेरिकल्स आते हैं। जैसे इंजीनियरिंग ऑप्शनल हुआ या मैथ्स हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री हुआ, इसमें आपको आंसर लिखना पड़ता है। लेकिन ह्यूमैनिटीज इसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं। लेकिन ह्यूमैनिटीज के जो आंसर होते हैं उसमें आपको पूरा आंसर लिखना होता है और उसका सिलेबस भी थोड़ा बड़ा होता है। तो आपको जो सूट कर रहा है वो कर सकते हैं। बाकी अगर आपका सारे सब्जेक्ट आपके लिए नए हैं तो आप कोई प्योर साइंस ऑप्शनल ले सकते हैं। प्योर साइंस ऑप्शनल स्कोरिंग होता है। और एक और फायदा क्या होता है कि फॉरेस्ट्री में जैसे आईएफएस अगर आप मेंस दीजिएगा उसमें 2 ऑप्शनल लेना होता है। उसमें आपका अगर प्योर साइंस ऑप्शनल है तो उसके साथ साथ आप फॉरेस्ट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप ज्योग्राफी लिए, जैसे मेरा ज्योग्राफी है, तो फॉर आईएफएस की मेंस में मेरे को बहुत दिक्कत होगा क्योंकि मेरे को 2 नए ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ जाएगा। वो भी कर सकते हैं आप, लेकिन देखिए आपका जो अंडरस्टैंडिंग होता है किसी भी ऑप्शनल पेपर का और ऑप्शनल पेपर जो एक्चुअली होता है दोनों में बहुत फर्क होता है। ज्योग्राफी का जो मेरा अंडरस्टैंडिंग था कि ज्योग्राफी में बस ये होता है, वो ज्योग्राफी का मतलब 10% भी नहीं था। मेरे को पता नहीं था इतना ज़्यादा वास्ट होता है ज्योग्राफी और उसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। तो अगर आपको अच्छे से पता है कि मेरा इंटरेस्ट ये है और ये पूरा इस सब्जेक्ट में है तो आप ले सकते हैं। तुम्हारा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में, कैसे पता चला तुमने कितने सब्जेक्ट्स को अभी पढ़ा, कैसे फाइंड आउट किया कि तुम्हारा हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, सोशियोलॉजी पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा, फिलॉसफी पढ़ा, कैसे पता चला कि हिस्ट्री में इंटरेस्ट है? देखिए इंटरेस्ट के अलावा ना आपको एक बार सिलेबस भी देखना पड़ेगा और ऑप्शनल में समय देना पड़ेगा तुमको, थोड़ा सा सारे सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी, PYQ देखना पड़ेगा, उसके बाद जो स्कोरिंग है वो भी देखना पड़ेगा कि जो तुम्हें IAS बनाए, हम वो हर काम कर लेंगे जो हमको IAS बनाए। अगर कुछ टफ भी रहेगा तो हम इंटरेस्ट पैदा कर लेंगे, है कि नहीं? हाँ, और मतलब ऑप्शनल में ना हर ऑप्शनल का अपना एडवांटेज होता है। जैसे अगर आप ज्योग्राफी लीजिएगा तो आपको GS पेपर 1 में आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ना पड़ेगा, GS पेपर 3 में जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है वो आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सोशियोलॉजी लीजिएगा तो आपको ऐसे में हेल्प मिलेगा, आपको GS 1 में हेल्प मिलेगा, आपको एथिक्स में हेल्प मिलेगा, फिलॉसफी में भी वैसे ही है। लेकिन ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल में आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है और आंसर लिखना पड़ता है। प्योर साइंस ऑप्शनल में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं। तो हर ऑप्शनल का थोड़ा ट्रेड ऑफ है, कहीं फायदा होता है, कहीं नुकसान होता है, कहीं एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है। वो टोटली आपके ऊपर है। आप सिलेबस देखिए, आप अपना इंटरेस्ट देखिए, आप आपका जो बैकग्राउंड है वो देखिए, उसके बाद डिसाइड करिए। जो स्कोरिंग है, हाँ, जिसपे नंबर बन रहे हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? वो साइंस एंड टेक का स्ट्रेटेजी फॉर साइंस एंड टेक का मेंस के हिसाब से देखिए झारखंड का जो साइंस एंड टेक का सिलेबस है बहुत ही मतलब लिमिटेड है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लीजिए। मतलब वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक्स भी नहीं है, आप सारे टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं। सुशांत, तुम्हें साइंस टेक के बारे में बताओ। साइंस का विद्यार्थी, साइंस का विद्यार्थी है सुशांत, मैथमेटिक्स ऑनर्स है और इसका साइंस पेपर बहुत अच्छा था। कभी मैं आंसर राइटिंग करते रहता था तो मैं आंसर राइटिंग की कॉपी चेक करते रहता था, तो मैं सुशांत को बिठाता था और इससे फीडबैक लेता था और कॉपी के बारे में। तो ये आपको साइंस के बारे में बहुत अच्छा बता सकता है। JPSC का जो साइंस है उसमें टोटल 5 सेक्शन है। पहला फिजिकल साइंस है, सेकंड बायोलॉजिकल साइंस है, थर्ड एग्रीकल्चर है, फोर्थ इन्वायरमेंटल है, पांचवा साइंस है।
फिजिकल साइंस के रिगार्डिंग क्या है कि फिजिक्स वाला ही पूरा पार्ट है, उसमें ऐसा यूनिट हो गया, फिर आपका वर्क एनर्जी फोर्स है सेकंड टॉपिक, फिर सोलर लूनर इक्लिप्स है, फिर आपका साउंड है। तो रिगार्डिंग ये है कि ऑलमोस्ट जो जेपीएससी का जो साइंस है वो टेक्निकल नहीं है, सिर्फ बायोलॉजिकल साइंस को छोड़ दीजिए, उसमें आपको क्लास 12 का एनसीईआरटी रेफर करना पड़ेगा यदि आप सही से मतलब उस बायोलॉजिकल साइंस करना चाहते हैं। बाकी जो टोटल 500 सेक्शन है वो फ्लैट ही है। तो फ्लैट में क्या है कि इसमें आंसर राइटिंग बहुत डिपेंड कर जाता है कि आप आंसर किस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि मोस्टली अगर साउंड पूछा गया इस बार, साउंड का नॉलेज सबके पास बराबर ही है, सबको पता भी था कि साउंड ही पूछा जाएगा, सब तैयारी करके गया, लेकिन साउंड को जब पूछा गया तो उसका क्वेश्चन को देखिए तो ऑलमोस्ट 4 पार्ट में डिवाइड था साउंड का जो क्वेश्चन था, और 4 पार्ट में डिवाइड था। और यदि वो आप फिजिकल साइंस का कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि साउंड से रिलेटेड जितना भी आपका फॉर्मूला है वो एज ए इनपुट जाना चाहिए। यदि वो क्वेश्चन का डिमांड नहीं भी है तो भी उसको बॉक्स बना के दीजिए, ताकि जो चेक करने वाला प्रोफेसर है वो हर एक सेक्शन के लिए अलग है। जो फिजिक्स का प्रोफेसर है उसको फिजिकल साइंस के लिए लाया गया है तो उसको लगे कि मतलब ये फिजिक्स का बंदा है, वो फिजिक्स का आंसर लिख रहा है। तो इन टोटल जो है उसमें आंसर राइटिंग डिमांड ज़्यादा कर जाता है कि आप आंसर राइटिंग लिख किस तरीका से है। बाकी बायोलॉजिकल साइंस के लिए तो हम मतलब अप्रोच भी है कि क्लास 12 का जो एनसीईआरटी है उसको रेफर करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो रियलिस्टिक नॉलेज है हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग वो आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग बना देगा, और उससे क्या होगा कि आप अच्छे से लिख सकते हैं। इस बार क्वेश्चन था थोड़ा अल्टर पूछा भी था इस बार जेपीएससी, एक एयर पोल्यूशन था और सेकंड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब तो एयर पोल्यूशन लिख दिए, पहले में वही था तो एयर पोल्यूशन हम लिख दिए, लेकिन सेकंड में सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस था। अब सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस था तो आपको लगभग हर एक जितना भी लिविंग ऑब्जेक्ट है सबको दिखाना पड़ेगा, चाहे वो ह्यूमन पे हो बर्ड पे हो। तो कमांड जब तक नहीं अच्छा रहेगा तब तक उस पर आंसर आप नहीं लिख सकते। और थर्ड है एग्रीकल्चरल साइंस, जो झारखंड का है, टोटल वो जो पूरा टॉपिक है वो झारखंड से ही रिलेटेड है एग्रीकल्चरल साइंस। तो उसके लिए आपको झारखंड का जो डेटा है, जैसे NAPCC का होता है, IPCC का झारखंड से रिलेटेड डेटा निकला हुआ था 2012-13 में, वो सब सारा आपको इंक्लूड करना होगा। यदि आप एग्रीकल्चरल साइंस पे नोट्स बनाइए, एग्रीकल्चर साइंस पे जब नोट्स बनेगा हर एक टॉपिक का, जब एग्रीकल्चर साइंस को भी जब विजिट कीजिएगा तो हर एक टॉपिक का उसमें देखिएगा अलग अलग अप्रोच एग्रीकल्चरल साइंस में। तो आपको सारा झारखंड का हर एक पार्ट को एज एग्रीकल्चरल साइंस की एग्रीकल्चर साइंस की तरफ सोचना होगा। हर एक पार्ट का अपना कुछ फ्लॉबैक है, कुछ फ्लॉज है, कहीं प्रोज है, कहीं गोल्स है, तो सारा चीज़ को उसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। फोर्थ है इन्वायरमेंटल साइंस, तो इन्वायरमेंटल साइंस के PMFIs का नोट्स रेफर किया, तो बहुत कोई शंकर IAS का भी नोट्स रेफर करता है, वो देख सकते हैं। फिर रामकृष्ण का भी नोट्स है, बहुत अच्छा बना हुआ है इन्वायरमेंटल साइंस के रिगार्डिंग, सर भी बहुत क्रिस्प किए हैं नोट्स को इन्वायरमेंटल साइंस हो, उसको रेफर कर सकते हैं। और 5वां साइंस एंड टेक है तो वो तो पूरा करंट अफेयर वाला पार्ट है, एक बेसिक नॉलेज हर एक चीज़ का होना चाहिए, उसके बाद उसमें आपको करंट अफेयर ऐड ऑन करना होगा, एक अच्छे आंसर लिखेंगे। तो इन मोर एंड लेस जो साइंस को समझे, वो साइंस जो है वो एज ए टेक्निकल सब्जेक्ट की तरह आपको अप्रोच रखना होगा। और वहाँ पे जो प्रोफेसर भी आ रहा है वो मोर ऑफ द टेक्निकल आ रहा है, यदि उसमें आपको नंबर पेच करना है ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको टेक्निकलिटीज़ होना चाहिए आपके आंसर में, दिखे कि हर एक जगह आपका फिगर प्रॉपर होना चाहिए, यदि कहीं पे फॉर्मूला है तो फॉर्मूला प्रॉपर होना चाहिए, कुछ करंट अफेयर है उसके रिलेटेड कुछ वर्ल्ड लेवल पे चला है, जैसे अब इन्वायरमेंट पे ही रहा तो अब जितना भी COP हुआ, COP26, COP27, COP28, हर एक चीज़ में हर एक का स्टेप को लिया गया। तो सेम वही चीज़ें जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बताए थे कि वर्ल्ड लेवल पे क्या स्टेप लिया जा रहा है, इंडिया के लेवल पे क्या स्टेप लिया जा रहा है, फिर झारखंड के लेवल पे क्या स्टेप लिया जा रहा है रिगार्डिंग इन्वायरमेंट, वो सारा चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, वो इंक्लूड कीजिएगा अपने आंसर में, तो कहीं ना कहीं वो आंसर पेज मतलब आप मार्क्स अच्छे से अच्छा पेज कर। तो यही अप्रोच है मोरलेस आंसर है। आपने प्रिपरेशन किया हुआ है जेपीएससी का, प्रिपरेशन नहीं गेट क्वालिफाइड है आप ना। एक बार रामाकृष्णा का नोट्स कट टू कट है इधर रखा होगा, तो सैंपल देख लीजिए। जैसे अभी साइंस का तो यहाँ नोट्स पुराना वाला रखा हुआ है, वो अपडेट होके आज आ गया है, गाड़ी में रखा हुआ है, तो दिखाना चाहेंगे कि साइंस का नया नोट्स अपडेट होके आ गया। तो कट टू कट हम लोग जैसे सिलेबस है आपका दे देते हैं, तो वैसे में जब आप मेरिटोरियस बच्चे हैं सीधे आपको रेडीमेड खाना मिल जाएगा, एड ऑन चलेगा आपका टेस्ट सीरीज देते रहोगे आप, उसमें एड ऑन करते रहोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा नोट्स के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। और कोई क्वेश्चन? सर यूपीएससी को कैसे अप्रोच करें, मतलब लाइक अटेम्प्ट देने के बाद पीपीटी की क्वालिफाई नहीं हो पा उसको कैसे अप्रोच करें? सब्जेक्ट्स भी कितनी बार पीटी दे दिया? सर 2 बार दे दिया।
2 बार टीटी दे दिया और नहीं हुआ, नहीं। कितना स्कोर बन रहा? सर 24 वाले अटेम्प्ट में 80.65 आया था और 25 वाले में सिर्फ टाइप से मार्क्स। मतलब देखिए आपका मार्क्स जो है आप क्लोज ही है, तो मतलब मेरा क्या स्ट्रैटेजी रहता था कि स्टैटिक पोर्शन जो है वो आपको अच्छे से करना होगा। स्टैटिक में जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, साइंस हो गया, तो मतलब स्टैटिक पोर्शन में आपको, क्योंकि स्टैटिक है तो आपको बुक से अच्छे से कर लीजिएगा और मॉक्स वगैरह दे दीजिएगा, तो मोर और लेस उसमें अगर आप 90% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर ले रहे हैं। इनसे पूछो PYQ कितने बार बना है? आप PYQs आप कितने बार बना है? जी सर मैंने किया है। कितने बार? कितने बार लाइक मैं 3-4 बार इस बार का किससे? paper- सोर्स? मेरे पास वो 25 ईयर का क्वेश्चन बैंक है। घटना चक्र हैव यू सीन? नहीं सर मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, उसी से मैंने किया, और एक मृणाल सर का क्वेश्चन बैंक आता है। तो मतलब ये देखिए आपको स्टैटिक में आपको अपना पेपर को एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। आपने पेपर दिया, मान लीजिए पिछले साल वाला आपका 80 आया, तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि पॉलिटी में कितने क्वेश्चंस थे, उसमें से स्टैटिक कितने, टाइपिंग कितने थे, आपके कितने सही हुए, आपका एक्यूरेसी कितना है। ऐसे सारे सब्जेक्ट आप एनालाइज कीजिए, तो आपको दिखेगा कि इस सब्जेक्ट में इतने क्वेश्चन थे स्टैटिक, ये बुक से थे, ये बुक से नहीं थे, इतना मेरा एक्यूरेसी था। आपको टारगेट करना है कि स्टैटिक क्वेश्चन पे अगर आप 80 से 90% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और बाकी जो भी करंट वाले क्वेश्चंस हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, आप एक साल का पढ़ के जाते हैं, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। उसमें आप 50 से 60% एक्यूरेसी के साथ भी कीजिएगा तो अच्छा खासा हो जाता है मार्क्स। तो आप अपना एक्यूरेसी मतलब एनालाइज कीजिए और देखिए कि आप अपना एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप बुक से पढ़े हैं और क्वेश्चन भी बुक से है तो आपको सही होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए बुक से नहीं पढ़े हैं, मतलब होता है ना 3 स्टेटमेंट है, 2 आपको पता है, 1 नहीं पता है, गलत हो गया, तो वैसे में और वो टॉपिक बुक में नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। लेकिन जो आप पढ़ के जा रहे हैं उसमें आपका 90% एक्यूरेसी होना चाहिए। तो आप एनालाइज कीजिए अपने कि आपके कहाँ मिस्टेक्स है, कहाँ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। उसके बाद प्री तो वैसे हो जाएगा, लेकिन मेंस भी बहुत, मतलब अगर आप जब मेंस दीजिएगा फर्स्ट टाइम तो आइडिया ही नहीं लगता है कि ये कैसा पेपर था, क्या हो गया ये। तो अगर आपका मेंस प्रिपेयर्ड नहीं है तो आप पहले मेंस का कीजिए, प्री का आप 3-4 महीने मॉक्स के साथ प्रिपेयर हो जाते हैं। हर टेस्ट के बाद आपका मार्क्स इंप्रूव होता हुआ दिखना चाहिए। अगर मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा है इसका मतलब लैक ऑफ रीडिंग, लैक ऑफ नॉलेज, इसका मतलब आपका कंटेंट सही नहीं। अगर कंटेंट सही रहेगा, नॉलेज होगा तो MCQ बनेगा। अगर बार बार मॉक लगा रहे हैं और आपका रैंक इंप्रूव नहीं हो रहा है इसका मतलब आपका लैक ऑफ कंटेंट, या लैक ऑफ कंटेंट हो सकता है, नहीं तो लैक ऑफ रिवीजन भी हो सकता है। तो बेटर टू रिवाइज अगेन एंड अगेन। और आपको कंटेंट किस पोर्शन में नंबर नहीं उठ रहा है, हो सकता है इकोनॉमिक्स का MCQ गलत हो जा रहा है, तो ये देखना होगा कि कहाँ गलत हो रहा है, तो उसके कंटेंट को फिर पकड़ना होगा। क्या निवेश एनीथिंग मोर? सर एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे आपने प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछा तो राहुल सर ने बहुत बढ़िया बताया कि पहले आपका मेंस के क्वेश्चन, उससे आपके ना BPSC और GPSC दोनों का बेस बन जाएगा। उसके बाद जो कह रहे थे ना 2 महीने में मेंस कैसे हो जाता है, उन्हीं लोगों का होता है कि UPSC का बेस बढ़िया बनाता है। सर मैंने UPSC एक बार दिया था, उसका फर्स्ट पेपर जो GS होता है वो UPSC का प्रिपरेशन मेरे पास था, तो उसका अच्छा गया था। हालांकि हुआ नहीं क्योंकि झारखंड स्पेशल वाला मैं पढ़ के नहीं गई थी और UPSC का एग्जाम आने वाला था, तो मैंने ऐसे ही बस ट्राई में जाकर देख मतलब आई थिंक 7 to 10 वाले टाइम ऐसा आखिरी वाले भी 7 to 10 जो हुआ लास्ट टाइम दिया था 11 to 13 24 में। वही 11 to 13। और दूसरी बात की जो PYQs है ना, वो जैसे कि स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट में मेगा प्रीलिम्स नहीं हो रहा, तो किसी ने कहा था कि PYQs को बहुत डीपली एनालाइज करिए और उसके जितने वही मैं पूछ रहा था अभी कितनी बार PYQ हुआ, तो उसमें गट फीलिंग आ जाती है कि कहाँ मेरा कमी हो रहा है, किस पोर्शन में कमी हो रही है, इकोनॉमिक्स में कमी हो रही है कि साइंस में। जब आप PYQ बनाओगे देन यू विल एनालाइज योर शॉर्ट कमिंग्स, कौन सा क्वेश्चन हमसे बन नहीं रहा। जितने भी ऑप्शंस रहते हैं ना UPSC के, उनसे भी बहुत बार क्वेश्चन उठा के बना देते हैं, क्योंकि जो भी पेपर सेटर जो भी है, मतलब जो एग्जाम को डिज़ाइन करते हैं वो हरदम ना PYQs को उठाते हैं कि अगली बार कौन सा सवाल बनाया, तो उसी के अराउंड हो गए कोशिश, उसी के अराउंड। अब तो ऑप्शन बहुत बदल दिया है, अब आपका ये आता है ना कि 2 of them 3 of them,
यस सर ओनली तो वो थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, लेकिन जो उसमें जो वन वर्ड वाले जो क्वेश्चन हैं उसके लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप ना उसमें जरूर करिएगा, जितने भी ऑप्शन रहते हैं उनसे आप खुद कोशिश करिए कि इससे प्रोबेबल क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, ऑप्शन के वैराइटीज पढ़ के देखो। होता है ना, चार में से एक बार के पूछा था कि बड़ोरा रिवर किसकी एक भी पास बहती है, ये BSc 2021 के उसमें था शायद अजंता या एलोरा गेट था उसका सही आंसर अजंता है। तो उसके अराउंड उसने पहले भी पूछा हुआ था एक बार पहले 1998 में। तो आप कोशिश करिए कि लास्ट के 20-25 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको उनके आंसर बाय हार्ट रटे होने चाहिए। इतनी बार आप देख चुके हैं, उसको एनालाइज कर चुके हैं कि आपकी गट फीलिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है जब आप एग्जामिनेशन हार्ड हो तो बहुत हेल्पफुल रहता है। मतलब अगर आप जिस मार्जिन से रुक रहे हैं ना तो इतना आप करके जाएंगे तो अगली बार आपका जब आप मॉक दे रहे हैं ना, तो मॉक जैसे 2 घंटे का हुआ, 2 घंटे आपने मॉक दिया, तो मॉक देने के बाद मॉक को एनालाइज करने में भी आप टाइम दीजिए 2 घंटे 3 घंटे कि कहाँ आपकी गलती हो रही है, कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पढ़ा हुआ भी गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है, नहीं पढ़ा हुआ गलत हो रहा है तो कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो एनालिसिस पे आप ध्यान दीजिए, तो आपका ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आपका मोर और लेस थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, थोड़ा सा ही फर्क है। तो आप एनालाइज करके देख लीजिए कहाँ गलती है और उसको इम्प्रूव कीजिए। एक सीरीज दो उसमें हो जाएगा, ठीक है। और आप वही है जो हमसे फ़ोन पे बात किए थे, और एक DAV स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो आए मैम नहीं आए। और कोई क्वेश्चन है? सर जो आप मेंस दिए हैं उसमें से जो क्वेश्चन आया वो आप लिख लिए, जो क्वेश्चन नहीं आया वो किस तरह अटेम्प्ट किए? जो क्वेश्चन नहीं आया वो किस तरह से अटेम्प्ट किया? ऐसा क्वेश्चन था क्या नहीं आ रहा? हाँ ऐसा होता है, जैसे मेरे प्रिपरेशन में तो आप पता है ना UPSC था और ये था। देखिए एग्जाम में ना सेलेक्ट करने में क्वेश्चन में भी आपको बहुत सोचना पड़ता है। यहाँ पे आपके पास टाइम रहता है, तो आप देखिए कि आपको कौन सा आंसर अच्छे से आ रहा है। अगर आपको मान लीजिए 4 अच्छे से आ रहे हैं, मतलब मान लीजिए 3 अच्छे से आ रहे हैं, आपको 3 में से 2 ही लिखना है, तो वहाँ पे सिलेक्शन में आप ये भी देखिए कि कौन सा आंसर में आपको एज मिलेगा। अगर आप इस बार का मार्किंग देखिएगा तो बहुत कम डिफरेंस है रैंकर्स के बीच में। तो जैसे कि वो क्वेश्चन बता रहे थे एयर पोल्यूशन और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस वाला, मेजॉरिटी ऑफ द लोग उसमें एयर पोल्यूशन लिखेंगे, और एयर पोल्यूशन में अच्छे आंसर और एवरेज आंसर में डिफरेंशिएट करने में बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है। लेकिन अगर आपको सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस आता है और आप उसको अच्छा से लिख दिए तो आपको उसमें एज मिल जाएगा, 2 से 3 नंबर का एज मिल जाएगा। तो लेकिन गिवन कि आपको वो चीज़ आता है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता है आप बस एक्सपेरिमेंट करने लिखिए, तो वो सही नहीं है। फिर आप एवरेज मार्किंग में जाइए, आप एयर पोल्यूशन लिखिए। तो और जो नहीं आता उसमें तो फिर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आंसर लिखने के समय भी चॉइस ऑफ क्वेश्चन मैटर करता है। चॉइस ऑफ क्वेश्चन में भी अगर नहीं आ रहा है और सोच रहे हैं कि आपको अलग करना है कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो फिर तो गए नाम से, है ना। इसलिए चॉइस ऑफ क्वेश्चन मैटर करता है, लेकिन तभी जब उसके ऊपर मेरा कंटेंट है। तो यहाँ पे आपके पास थोड़ा टाइम का प्रिविलेज रहता है कि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम रहता है, तो आप आंसर लिखने से पहले रफ में बना लीजिए कि मेरा ब्रॉड आंसर ऐसे रहेगा, ये इंट्रो, ये कंक्लूजन, यहाँ पे डायग्राम, ये कंटेंट लिखेंगे, इतने पॉइंट्स लिखेंगे, वो बना लीजिए। 5 से 7 मिनट लगेगा और 25 मिनट में आप आंसर लिख सकते हैं। तो आधा घंटा आपको एक क्वेश्चन में मिलता है, वो आप आराम से कर सकते हैं। आधा घंटा थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है, 35 से 36 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन में, तो आप आराम से कर सकते हैं। क्यों सोच रहे हो कि हमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा? उतना टाइम नहीं मिलता है। यूपीएससी में टाइम, यूपीएससी में पर क्वेश्चन मतलब शब्द बहुत होते हैं, तो आपको फास्ट लिखना पड़ेगा। आपका पेन रुकना नहीं चाहिए, लगातार लिखना है 3 मिनट। वहाँ पे एसे में आपको टाइम मिल जाएगा, एसे में टाइम मिल जाएगा, लेकिन एथिक्स और ऑप्शनल पेपर में आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। जीएस में भी नहीं मिलेगा, पेपर 3rd में भी नहीं मिलेगा, पेपर 1st में मिल सकता है। क्वालिफाइंग में टाइम मिलता है, क्वालिफाइंग में आधा घंटा से 1.5 घंटा पहले टाइम मिल जाएगा, ठीक है। ये सब मत सोचो कि नहीं आएगा, आएगा क्यों, करेंगे सब आएगा। लिखना है तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। और ये भी सोचिए ना, अगर आप यूपीएससी के हिसाब से अगर आपका स्पीड है तो आपको झारखंड में बहुत टाइम रहेगा। मतलब लिटरली हर पेपर में मेरे पास 15 से 20 मिनट खाली पड़ा,
तो अगर आप इसके लिए प्रिपेयर यूपीएससी के लिए आप कर रहे हैं तो फिर आज time के की कभी डेट दिक्कत नहीं में होगी। जेपीएससी में उसी का हो रहा है मैक्सिमम जो यूपीएससी का बच्चा है। ये मत सोचना कि जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ बैठ के, आपको यूपीएससी के लेवल का ही बनना पड़ेगा। जो जेपीएससी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू नीड टू कम्पीट विथ यूपीएससी एस्पिरेंट्स, ये दिमाग में रखना पड़ेगा जो सोनली जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। यह सब सुशांत, इसलिए ये नहीं सोचना है कि हम जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। राहुल का क्वालिफिकेशन देख लो, राहुल पहले भी काम कर चुका है, एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है, इसमें व्यवहारिकता है जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो कोई भी चीज़ को मैनिपुलेट करके इंटरप्रेट करके लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ बॉक्स आ गया और ये नहीं लिख पाएगा, कर लेगा। तो ऐसे लोगों से आपको कम्पीट करना है जेपीएससी में, है ना। तो यूपीएससी को खूब अच्छे से प्रिपेयर करिए, जेपीएससी का भी टेस्ट सीरीज दीजिए, बीपीएससी जो एग्ज़ाम आता है, जो एडमिट कार्ड आता है उसका टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। उससे आपकी प्रोबेबिलिटी सिक्योर हो जाएगी, आके आप साल भर एग्ज़ाम दे पाएंगे। यूपीएससी भी तैयार कीजिए, जेपीएससी भी दीजिए, बीपीएससी भी दीजिए, अगर आपको नौकरी चाहिए तो। अगर आप सोचते नहीं आईएएस ही बनेंगे, आईएएस के बाद कुछ नहीं करेंगे, तो फिर यूपीएससी के लिए ट्राई करें। जैसे मैंने ट्राई किया, मैंने आज तक कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, सिर्फ आईएएस का। तो प्रोफेसर बना था, उसके बाद मैंने अपना एकेडमी खोल दिया। आज भी अनिमेश पूछ रहा था क्यों नहीं दिए, तो अनिमेश और मेरा सेम रीज़न था कि वही दोस्त को सैल्यूट करना पड़ेगा जिसके साथ पार्टी की है ना। तो ये बात हो जाती है। और बोलिए, और कोई सवाल? देखिए, अगर आप एसए के पेपर्स एनालाइज कीजिएगा अक्रॉस द ईयर्स, तो पहले क्या होता था कि ऑब्जेक्टिव ऐसे होते हैं, दो तरह के होते हैं, ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव ऐसे होते हैं कि जैसे एजुकेशन के ऊपर आ गया कोई स्पेसिफिक टॉपिक, वो लिखना थोड़ा आसान होता है, वो इट इज़ लाइक एन एक्सटेंडेड जीएस आंसर। लेकिन सब्जेक्टिव ऐसे थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, उसमें आपको डायमेंशंस कुछ सोचने पड़ते हैं। अब क्या हो गया है कि अब सिर्फ सब्जेक्टिव ऐसे आते हैं। अगर आप अभी वाला पेपर देखे होंगे जो 18 तारीख को था, 22 तारीख को था, तो ऐसे में सारे सब्जेक्टिव एसेज हैं, लेकिन उनके जो थीम्स हैं वो रिपीट होते हैं। तो आपको वो थीम्स को देखना पड़ेगा। एथिकल थीम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर आप एथिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको हेल्प मिलेगा। प्लस आपको सीखना पड़ेगा कि सब्जेक्टिव एसेज कैसे लिखे जाते हैं। सब्जेक्टिव एसेज लिखने का एक तरीका होता है, उसको अलग अलग डायमेंशन से उस गिवन स्टेटमेंट को आपको एनालाइज करना पड़ता है, जस्टिफाई करना पड़ता है। तो पहला तो आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, और पहले आप मतलब आपको थोड़ा गाइडेंस चाहिए हुआ है कैसे सब्जेक्टिव आंसर लिखा जाता है। हाँ, और एसे में ना, क्योंकि आपको 10 से 12 पेज लिखना होता है एसे, तो आपका नॉलेज बेस भी ब्रॉड होना चाहिए, नहीं तो आपके पास कंटेंट की कमी हो जाएगी अगर आपका नॉलेज बेस ब्रॉड नहीं हुआ। तो एक प्रिपरेशन का प्रोसेस है, वो आप अगर फॉलो करते जाएंगे तो एंड तक आपको आइडिया लग जाता है। इसी के लिए थॉट प्रोसेस बनेगा, खूब रीडिंग होगी, खूब अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ेंगे, थोड़ा फिलोसफिकल नॉलेज होगा, थोड़ा सोसाइटी का नॉलेज होगा, थोड़ा रिलीजन का नॉलेज होगा, लिटरेचर का होगा, तो धीरे धीरे ऐसे पे पकड़ आ जाता है। आप अभी से जब प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं तो बस ऐसे के टॉपिक्स को देखते रहिए 2-4 साल 5 साल, और उसको सोचिए कि इसमें क्या लिख सकते हैं। फिर जब तक जीएस धीरे धीरे होते जाएगा, कुछ नॉवेल्स वगैरह भी पढ़िए, अच्छे नॉवेल्स। नहीं आपको अगर सेलेक्ट कर पाते हैं नॉवेल्स तो मुझसे पूछिए कि कौन सा पढ़ें, हम एक बताएंगे, वो कंप्लीट करिए, फिर दोबारा पूछिए। तो वेराइटीज़ ऑफ सब्जेक्ट्स को जब आप फॉलो करिएगा तो थॉट प्रोसेस बनेगा। ऐसे फिर किसी भी चीज़ के बारे में क्या करना, आइडिया लेना है ना। ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए बहुत ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिसको आप समझ ही नहीं पाएंगे, तो एक पैराग्राफ भी नहीं लिख पाएंगे। आप देखें ऐसे के टॉपिक्स, एक लाइन भी नहीं आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, ऐसा ऐसे पूछता है, उसका मतलब ही नहीं समझ पाएंगे, उसको समझना पड़ेगा। एसे में बहुत वेरिएशन होता है, एक अच्छे एसे और एक एवरेज एसे में बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है। अगर आप ब्रॉडली न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, रैंडम अलग अलग मतलब लोकल पेपर पढ़ रहे हैं, नेशनल पेपर पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल पेपर पढ़ रहे हैं, तो कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, तो हर जगह से आपको कंटेंट मिलेगा ऐसे को एनरिच करने के लिए।
ब्रॉड रीडिंग जरूरी होता है इसके लिए। जब मॉक का एनालिसिस करते हैं ना सर, इसमें एक फीलिंग आती है कि कुछ क्वेश्चन लगता है कि रेलिवेंट नहीं है मॉक लिखते बाद, बाद में सर नोट्स बनाते हैं जब इसका, तो ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, तो फीलिंग क्यों आती है, कैसे इसको हटाया? कुछ क्वेश्चन लगता है कि रेलिवेंट नहीं का कोचिंग वाले डाल दिए, जैसे यूपीएससी का मैंने मॉक मारा, उसमें लगता है सर कि कुछ क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं है, जैसे कुछ करंट अफेयर्स का, ये इसके स्टैंडर्ड का क्वेश्चन यूपीएससी भी नहीं रहता है। इसका मतलब तुमने यूपीएससी के क्वेश्चन एनालिसिस अच्छे से कर लिए हैं, तब तो वैसे फीलिंग आ रही है ना। मैंने किया। हाँ, तो कोचिंग वाले कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ 10 क्वेश्चन ऐसे डालते हैं मुश्किल जो यूपीएससी के ट्रेंड का नहीं रहता। ये तुम्हें अगर समझ में आ रहा है इट्स गुड, छोड़ देना चाहिए। हाँ, उसको आप समझिए कि वो आपको 100% क्वेश्चन थोड़ी करने हैं। अगर आप कट ऑफ देखिएगा तो देखो, अगर ऐसा जेन्युइनली समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात। अगर तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस ये कह रहा है तो फिर संभलना होगा। दोनों बात हो सकता है कि तुम्हें लगे रहे ये कोचिंग वाला फालतू, एक परसेप्शन बन जाता है, लेकिन हो सकता है कि कुछ डिफरेंट ट्राई कर रहा हो, है ना। तो इसमें दोनों बातें होती हैं, आपको संभलना पड़ेगा थोड़ा सा। आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई अगर सही में वो नहीं है किसी लायक का तो उसको मत छोड़ दीजिए। वो प्रैक्टिस से ही आपका कमांड होगा तो धीरे धीरे आप खुद सेल्फ एनालिसिस करते हैं। जैसे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे डेली, तो एक पॉइंट के बाद आपको पता चल जाता है ये आर्टिकल के लिए रेलेवेंट है या नहीं है, तो नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। तो वैसे क्वेश्चन का भी वो विद एक्सपीरियंस आपको समझ आ जाएगा, है ना। जैसे हम लोग भी क्वेश्चन जब सेट करते हैं तो यही तो ध्यान में रखते हैं ये यूपीएससी पूछेगा कि मैं तो बोल देता हूँ जेपीएससी वगैरह में, यूपीएससी का मैं क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में लगवा देता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि ये सब आएगा इसमें। और लड़का आया है यूपीएससी का देके वो बोला है कि सर सारा आपको क्वेश्चन लग गया जो आप बोले यूपीएससी में। तो जेपीएससी में भी तो गट फीलिंग आती है जब आप रेगुलर टेस्ट पेपर दे रहे हो, आप क्वेश्चन एनालिसिस दे रहे हो, क्वेश्चन को आप देख रहे हो कि इस साल क्या आया, पिछले साल क्या आया। तो हम लोग टेस्ट पेपर बनाते समय भी यही ध्यान रखते हैं कि इस साल ये आ सकता है। एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर का क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी में, एमएसपी पूछ लिया तो इस बार क्या पूछेगा, मेगा फूड पार्क पूछ लिया, एमएसपी पूछ लिया तो इस बार क्या पूछेगा। तो नया चीज़ चल रहा है, मान लो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रहा है, उसका प्रॉब्लम क्या है, सिनेरियो क्या है, वो पूछ सकता है। ऐसे बहुत सारे डायमेंशन खुल जाते हैं। और किसी को कोई क्वेश्चन? रिवीजन का साइकिल क्या रहता है सर? कीवर्ड्स बहुत आप हो जाता है ना सर, तो रिवीजन रिवाइज करने में आपको नोट से ही आपको रिवाइज कर पाइएगा, मतलब मैनेजेबल होना चाहिए आपका रिवीजन के टाइम पे। तो अगर आपके पास नोट्स बने हुए तो आप नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए। तो मतलब अगर आप चाहिएगा कि एग्जाम के जस्ट पहले आप बुक से रिवाइज कर रहे हैं तो वो नहीं हो पाता है, इसीलिए इसके लिए नोट्स बहुत ज़रूरी होता है। और वो नोट्स आप ही के बने हुए हैं तो आपको बहुत अच्छा आइडिया भी होता है। जब आप एक बार सारा चीज़ कंप्लीट कर लोगे, वन रीडिंग, सपोज करो जेपीएससी आप देने वाले, जेपीएससी का आप वन रीडिंग कंप्लीट कर लिए, इसका मतलब वो मगअप नहीं हुआ, अभी वो याद नहीं हुआ, लेकिन यू कंप्लीटेड योर सिलेबस। तब अब रिवीजन की बारी आई, आप किसी टेस्ट सीरीज से जुड़ गए, जैसे हम लोग राउंड रही टेस्ट सीरीज लेते, अब उसमें क्या है कि हफ्ते भर का शेड्यूल मिल गया आपको। अब उस शेड्यूल को आप पढ़ेंगे, आपको 100 क्वेश्चन प्रीलिम्स का भी मिलेगा, 4 क्वेश्चन मेंस का भी मिलेगा। आपको हफ्ते भर का टारगेट मिल गया ना, मुझे ये रिवाइज करना, और उसी से क्वेश्चन मिलेगा, फिर उसी से कंपैरिजन भी होगा आपके टॉपर्स के कॉपी के साथ। तो कंसिस्टेंटली आपका फिर इवैल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट होता जाएगा टारगेट बेस्ड। आपको अगर हफ्ते में कोई टेस्ट सीरीज छोड़ दिए तो आपके प्रेशर बनेगा कि यार मेरा वो शेड्यूल रह गया। तो इस तरह से आप जुड़ के भी काम कर सकते हैं। ठीक है, रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है और प्रॉपर होना चाहिए और इम्प्रूवमेंट के साथ। और किसी का कोई क्वेश्चन? तो मेरे ख्याल से आज जेपीएससी का सेशन था, तो जेपीएससी में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कमांड ओवर सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए,
MCQ प्रैक्टिस करना है और मेंस आंसर राइटिंग करना है। ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है और कंसिस्टेंटली अपने आप को इम्प्रूवमेंट देखने के लिए, चेक करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज बनाने से कंपैरिजन होता जाएगा। तो इवैल्यूएशन भी होगा और इम्प्रूवमेंट भी होगा। हर सक्सेसफुल कैंडिडेट का अलग अलग स्ट्रैटेजी होगा। तो ये स्ट्रैटेजी आप सीधे अपने आप पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो होगा। आपको अपनी कमी को ढूंढना पड़ेगा कि मेरे में कमी क्या है, मेरा कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा अच्छा है। जैसे मैं यहाँ हूँ तो मेरा इकोनॉमिक्स अच्छा है, चलो मेरा हिस्ट्री अच्छा है, लेकिन ये लड़का का साइंस अच्छा है, मुझे पता था कि इसका साइंस अच्छा है, तो मैं इसको हमेशा कहता था तुम इकोनॉमिक्स भी अच्छा कर लो, कोर्टा भी अच्छा कर लो, 3 पेपर इतना अच्छा कर लो कि तुम्हारा मोर देन एवरेज इसी तीनों में रहे। और इसने एक बात कही शुरू में कि मेरा आंसर राइटिंग की वजह से हुआ है, MCQ की वजह से नहीं हुआ। मेंस में कुछ MCQ भी होता है, तो इसको पता है कि इसका आंसर राइटिंग की वजह से हुआ है, नंबर आएगा तो वो भी पता चलेगा। क्योंकि हमारे बैच का एक बच्चा है संकल्प जैन, उसका 65 MCQ सही था, वो 48 रैंक में। आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होगा, जो सुशांत ने लिखा होगा वही संकल्प ने भी लिखा होगा, 5, 10, 15, 20 आप नंबर का अंतर कर सकते हैं। लेकिन अगर 48 रैंक और 234 रैंक, तो अलग अलग रैंक आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आंसर राइटिंग पे इसका कमांड होगा, तभी जाके सिलेक्शन होगा। तो हर एक स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है, तो स्ट्रैटेजी को मिक्स नहीं करना है, अपनी कमी को ढूंढना है और अच्छे फैकल्टी के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ बार बार रिवीजन करके, टेस्ट सीरीज देके आप अपने आप को कंसिस्टेंटली इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और कोई लास्ट मैसेज इस तरह से कुछ देना चाहोगे जैसे मैंने सम अप करके दिया, तो आप लोग अपना अपना दे सकते हैं। ऑल द बेस्ट कर दो। फिर एक रंजीत सर आए हुए हमारे खोरठा के विषय विशेषज्ञ, तो वो किसी कारणवश वहाँ जो पैराडाइज रिसोर्ट में हो रहा था सक्सेसमेंट, तो वहाँ पर उस दिन नहीं आ पाए थे। तो राहुल अभी का स्टूडेंट है, तो उनको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व देंगे, सम्मानित करेंगे और वो खोरठा के बारे में आपको 2 शब्द बतलाएंगे। और यहाँ जो JPSC के बच्चे हैं, पहले उनका खोरठा हम लोग रंजीत सर से अक्टूबर में शुरू करवाएंगे, दशहरे के तुरंत बाद। तो आप अपने टीचर से भी मिल लेंगे और इस तरह से। ठीक है, बोलो अनिमेश। जैसे कि सर ने सब बताया कि PYQs करने हैं और मेंस आंसर राइटिंग, तो मेंस आंसर राइटिंग बहुत हेल्पफुल रहता है। यहाँ जो सर करवा रहे हैं उसको डेफिनेटली करेंगे। प्रीलिम्स का क्या है ना, अगर आपने ब्रॉड स्टडी की हुई है तो प्रीलिम्स आप आखिरी के एटलीस्ट झारखंड का आप आखिरी के 2-3 महीनों में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मेंस का अगर फाउंडेशन बढ़िया नहीं है तो उसको आउट ऑफ द ब्लूज एक दिन में नहीं बना सकते हैं, तो उस पर डेफिनेटली फोकस करिएगा। और बियॉन्ड दैट मतलब सर का गाइडेंस रहेगा। मेरे तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में सर ने बहुत हेल्प किया था और फाइनली मैं यहाँ हूँ। और आप लोग भी जब भी मतलब फील फ्री टू आस्क योर क्वेरीज, योर प्रॉब्लम्स। You know, people begin with confusion and they end up with flying colors. So confusion is sometimes it's really important. Be confused, but keep trying. Thank you. मेरे तरफ से लास्ट मैसेज यही रहेगा कि अल्टीमेटली जो सिविल्स का गेम है वो आंसर राइटिंग है। प्रीलिम्स नॉलेज बेस से निकलता है, लेकिन आंसर राइटिंग मोर और लेस एक लिमिटेड नॉलेज है और एक सही स्ट्रेटेजी के साथ निकलता है। ये बोलेंगे कि अपना जो एक यहाँ पे टेस्ट होते रहता है, टेस्ट देते रहिए और अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कीजिए और अल्टीमेटली फाइनली होगा। और आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आज कल जाके आप लोग यहाँ बैठेंगे, तो अपने आप को मतलब एक अच्छे ऑफिसर की तरह समझिए और अपना कर्म बस करते रहिए। हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे सर भी बोले कि सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, आप उसको फॉलो कीजिए जो आपको सही लगे अपने लिए। अपने आप से ऑनेस्ट रहिए, अपने आप को झूठ डिसीव मत कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप अपने आप को झूठ बोल रहे हैं या डिसीव कर रहे हैं, अगर और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ गाइडेंस ही कीजिए, सीनियर्स से, कोचिंग इंस्टीट्यूट से हेल्प लीजिए और मतलब ब्रॉडली पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। डेली अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं तो आप कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आप कभी कंटिन्यू कर रहे हैं, डेली आपकी क्लासेस हैं उसके नोट्स बनाने हैं तो आप बना रहे हैं, टाइमली वीकली टेस्ट है तो आप टेस्ट दे रहे हैं। तो कंसिस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंसी से ही, कंसिस्टेंसी इज द की फॉर एग्जाम्स। ठीक है, सब रंजीत सर को एक बार बुला दीजिए और मैम थोड़ा सा उनका सॉल और वो लेते आइए। सर आइए।
सर का कुछ व्यूज़ है, वहाँ हम लोग सारे टीचर को भी फैसिलिटेट किए थे। तो सर को एक रामाकृष्णा की तरफ से मोमेंटो इनके बहुत कठिन परिश्रम के लिए जो इन्होंने मेरे विद्यार्थियों के साथ, हम लोगों के साथ किया है। थैंक यू सर। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि सर 2 शब्द खोरठा को कैसे आसान बनाकर पढ़ाते हैं वो बता दें। ठीक है, आप लोग सभी बैठ जाइए। अब सक्सेसफुल कैंडिडेट आप लोग रेस्ट कीजिए। मैं आप लोगों को सबसे पहले तो सभी को झारखंडी जोहार। अभी कोटा से देखिएगा पूरा झारखंड में अपना जितना भी JSSC का एग्जाम होता है उसमें क्षेत्रीय भाषा का एग्जाम होता है। गवर्नमेंट ने इसको